हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर वेयर यू लर्न योर सब्जेक्ट इन ईजीएस्ट वे। तो बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर, पिछली बार की तरह, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप कुछ ट्रिक्स को फॉलो करके अपने एग्ज़ाम को, इंग्लिश के एग्ज़ाम को बहुत ही ईजिली पास कर सकते हैं। उसमें कुछ छूट गया था, वह आज पूरा होने वाला है। यानी वे ट्रिक्स मैं आपको आज बताऊँगा कि कौन से ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे और इंग्लिश के पेपर को ईजिली पास आउट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। तो बच्चों, आपको रिमाइंड करा दें, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक, देखिए यहाँ देखिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने आपको क्या नहीं करना है पर पूरी जानकारी दे दी थी, और अब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी कुछ सीक्रेट्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे। यानी कि जो बहुत ही कमज़ोर बच्चे होंगे, बहुत ही कमज़ोर, आपको बता दें कि यह वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो बहुत तेज तर्रार है, या फिर जो जीनियस हैं, इंटेलिजेंट हैं, या बहुत अच्छे नॉलेज गेन करने वाले हैं। तो ऐसे बच्चे न देखें इस वीडियो को। जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, जो चाहते हैं कि बहुत ही ऐसे ही पास हो जाए, ठीक है, यानी कि पढ़े लिखे नहीं है और पास होना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो स्पेशली बनाई गई है। तो देखिए, आप देखिए और इसको फॉलो कीजिए स्टेप्स को, कि किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि क्या करना है बच्चों। ठीक है, क्या करना है आपको। देखिए, तो क्या करना है, हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। उन पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है एग्ज़ाम में। तो पहली जो पॉइंट होगी वह होगी हैंड राइटिंग। ठीक है, हैंड राइटिंग। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हुई है, हैंड राइटिंग तो रातों रात नहीं सुधर जाएगी। जो बचपन से आदत पड़ी हुई है, सही बात भी है कि जो आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, लिखते चले आ रहे हैं, तो लिखने की जो कला होती है वह एकाएक तो बन नहीं जाती, यानी वह इम्प्रूव तुरंत नहीं हो पाता। तो फिर भी कोशिश करने से क्या, कोशिश तो कर सकते हैं ना, मतलब ट्राई तो कर सकते हैं ना, कि कुछ ऐसा इसमें कुछ, इसी में कुछ हम कुछ जोड़ तोड़ निकालेंगे जिससे कि आप की हैंड राइटिंग सुधर जाएगी। और मान लीजिए जो पहले की बनी बनाई राइटिंग आप लिखते हैं वह भले ही नहीं सुधर जाए, न सुधर पाए, लेकिन कुछ इसमें भी स्पेशल है। तो देखिए कैसे। देखिए बच्चों, देखिए हैंड राइटिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हैंड राइटिंग में आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान क्या देना है। हैंड राइटिंग का मतलब बच्चों यह होता है कि जब आप अपने वर्ड्स के लेटर्स को लिखते हैं, ठीक है, तो लेटर्स की साइज से हमारा मतलब है कि लेटर की साइज जो होती है ना, वह साइज बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि खूब बड़ा बड़ा छाप देते हैं लिख करके। तो आपको बहुत बड़ा लेटर नहीं लिखना है और न ही बहुत छोटा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ऐसे मैं लिख रहा हूँ वेयर, तो कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए वीक बच्चे हैं तो उनकी राइटिंग भी थोड़ी डल होती है, लेकिन वे ऐसे लिखेंगे वेयर। ठीक है, तो इतनी बड़ी नहीं लिखनी है, ना तो बहुत ही छोटा लिखिए। ऐसे लिख देते हैं बच्चे, दिखाई ही नहीं पड़ता एग्जामिनर को। ठीक है, तो इतना छोटा भी नहीं लिखना है आपको। आपको लेना है मिड साइज, यानी मीडियम साइज, जिससे कि एग्जामिनर को यह पता चल जाए कि आपने लिखा क्या है। कुल मिलाकर कहना यह है कि एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि आपने कैसे वर्ड्स लिखे हैं, वर्ड्स क्या लिखे हैं। ठीक है, तो आपको हैंड राइटिंग से मेरा मतलब यह है कि आपके वर्ड्स न तो बहुत बड़े हों और न ही बहुत छोटे हों, मीडियम साइज के हों। ठीक है, मतलब मीडियम साइज के हों, संतुलन बना हो उसमें। वो आपके वर्ड्स जो हो ना, न तो बहुत बड़े हों न बहुत छोटे हों, आपके वर्ड्स मीडियम साइज के हों। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ड्स आपके जो है ना, बंधे होने चाहिए। बंधने से मतलब है कि कंपोजिट होने चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि आपने वर्ड लिखा तो ऐसे लिख दिया, इतना गैप डाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस हम लिखा तो आपने ऐसा ऐसा लिखा। मान लीजिए एक है वेयर इज ही गोइंग, तो आपने लिख दिया वेयर इज ही गोइंग, ऐसे लिख दिया आपने। फैले फैले ना, देखिए बहुत फैले हुए वर्ड्स नहीं लिखना है आपको। आपको ना उनको बांध कर रखना है। देखिए कैसे, मान लीजिए वेयर इज़ गोइंग है तो आप लिखिए मीडियम साइज में, वेयर इज़ ही गोइंग। ठीक है, यानी कि वर्ड्स के बीच में जो गैप हो ना, वह समान हो। बहुत फैला करके वर्ड्स नहीं लिखना है। ठीक है, आपको गैप सही देना है और लगे कि हाँ वर्ड्स अलग अलग हैं। लेटर्स बहुत बड़े नहीं लिखने हैं। आपके हैंड राइटिंग साफ होनी चाहिए। और कुछ बच्चे जो है क्या करते हैं कि हैंड राइटिंग में उनके जो वो वर्ड्स लिखते हैं
तो बहुत बड़ा लिखेंगे या छोटा लिखेंगे, या फिर उसी को मिक्स कर देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना हुआ कि वेयर इज ही गोइंग, तो बहुत सटा के भी लिख देते हैं, वेयर इज ही गोइंग। तो इतना सटा के लिखेंगे तो एग्जाम सोचेगा कि क्या लिखा है भाई, इसमें सब खिचड़ी कर दिया इसमें। तो ऐसे आंसर को आपके पास कट कर देता है या ज़्यादा मार्क्स नहीं दे पाता। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपके वर्ड जो हैं बहुत बड़े ना हो, छोटे ना हो, और मीडियम साइज के हो, साथ साथ आपके वर्ड्स बंधे हुए हो, उनमें गैप बराबर दिया गया हो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहला ध्यान आपने देख लिया कि आपकी हैंड राइटिंग दुरुस्त हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। दूसरी पॉइंट क्या है आपकी हैंड राइटिंग में ही, इसमें हम देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जब आंसर, मान लीजिए कुछ डरे बच्चे रहते हैं एग्जाम में, तो डरे बच्चे क्या करते हैं कि कहीं हल्की सी भी मिस्टेक होती है ना, तो एक वर्ड नून लिख दिया, मान लीजिए नून लिखा वंडर। ठीक है, वंडर लिखा, वंडर मीन्स आश्चर्य होता है। तो क्या करते हैं, अगर एक गलती हो गई, ठीक है, मान लीजिए उसने ये भूल गया इसमें ई लगाना है और सीधा आर लिख दिया उसने, तो सोचेगा कि ये मिस्टेक हो गया उससे। ठीक है, क्या करेगा, ऐसे एक लाइन से कट नहीं करता है वह ना, इसी में ऐसे 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 कर देता है। अब ऐसे लिखा वंडर हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर हो गया वाक, हो गया वाक को फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, देयर हो गया, देयर को फिर ऐसे ऐसे ऐसे, पूरा एकदम से मतलब फूहड़ बनाता है ना कि अगली हो जाती है। उसकी कॉपी जो होती है ना पूरी की पूरी क्या हो जाती है, अगली। अगली मतलब भद्दी, ठीक है, डर्टी लगती है इसकी उसकी तब आंसर शीट, अगर इस तरह के कट्स होते हैं तो आपको क्या करना है बच्चों की हैंड राइटिंग में आपको कट बहुत ज़्यादा नहीं करना है, यानी वर्ड्स पर ज़्यादा कट नहीं करना है आपको। ठीक है बच्चों, तो दूसरा आपको ध्यान देना है कि आपको नो कट यानी कि कटिंग नहीं करनी है आंसर शीट में। करिए भी आप कट तो क्या करना है कि एक सिंगल लाइन बस, इसके बाद नहीं। खास तौर से मान लीजिए अगर इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि आंसर लिखते हैं तो उनकी जो कटिंग होती है, जो मान लीजिए कहीं फॉल्ट होता है तो मिस्टेक करते हैं तो कट कर देते हैं, तो उनके इस मिस्टेक को नज़रअंदाज कर देता है एग्जामिनर, क्योंकि ऑलरेडी उसके आंसर सब सही है। लेकिन आप हैं वीकर स्टूडेंट, आपकी पहली बात तो राइटिंग सही नहीं बैठेगी, उसके बाद आपने ऐसे कट करेंगे या आपकी कॉपी में ऐसे कट हुआ देखेगा ना, तो उसका जो क्या कहते हैं कि वह जो है ना बहुत ही बिफर जाएगा, यानी कि उसकी जो इक्वलिटी ऑफ माइंड है ना वह वहाँ से हटने लगती है, वह जो है ना कंसंट्रेट नहीं करेगा तो वह कट कर देगा। ठीक है, आंसर को आपके, तो यह ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा कट नहीं करने। तीसरी बात हम करते हैं, तीसरी बात क्या होती है, देखिए इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि एक आंसर, एक लाइन मान लीजिए यहाँ पर ख़त्म हुई ना, तो एक लाइन यहाँ पर ख़त्म हुई तो आंसर इसमें लिखा उसने, फिर दूसरी लाइन फिर इसी में कर देता है सटा करके, इसी में लिख देगा, तीसरी लाइन में फिर ऐसे ही आंसर लिख देगा। तो इसमें पता नहीं चलता है कि कौन सा आंसर कहाँ खत्म हुआ। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको अपने आंसर में कम से कम 2 या 3 लाइन का गैप देना होगा। ठीक है, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ अपने आंसर में बराबर जो है दूरी बना कर रखा है। तो आपको एक आंसर जब यहाँ कंप्लीट हो जाता है ना, यहाँ मान लीजिए आपने लिखा कि राम इज़ रीडिंग, ठीक है, ये आपका एक आंसर हो गया, आंसर 1। ठीक है, दूसरा आंसर आपको लिखना है तो आपकी एक लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई, यहाँ पर आप फिर लिखिए आंसर 2। तो इस तरह से आपको उत्तर यानी आंसर के बीच में 2-3 लाइन का गैप रखना है, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि आपने यहाँ पर दूरी बनाकर रखी है और आपके आंसर दिख रहे हैं। 5, 6, 7 आंसर ऐसे लिखते चले जाएंगे ना तो उसको समझ नहीं आएगा कि कौन सा आंसर आपने कब किया। तो इस तरह से आपको आंसर्स के बीच में गैप देना है। आगे बात करेंगे हम। तो यह हो गई आपकी दूसरी बात, क्या, नो कट। तीसरी बात आपकी हो गई गैप बिटवीन आंसर्स। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट पर हमने चर्चा की जो संबंधित थे आपके हैंड राइटिंग पर। अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स होते हैं आपके इंग्लिश में जिससे आप इजीली अपने नंबर को गेन कर सकते हैं, यानी आप पासिंग मार्क्स तो निकाल ही सकते हैं। तो इसके लिए आप समझिए इस बात को। यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे। अब देखिए इंग्लिश में क्या होता है, मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स में आपका एक होता है कंपोजिशन, जिसमें लेटर राइटिंग, आर्टिकल्स, एप्लीकेशन, रिपोर्ट स्पीच और तमाम तो पैराग्राफ राइटिंग वगैरह आते हैं। और एक होता है ग्रामर, एक होता है आपका क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो बुक में जो आपके लिटरेचर से जो क्वेश्चन आंसर आते हैं ना वह पार्ट होता है। ठीक है, ये 3 पार्ट आपके होते हैं। और जो चौथा पार्ट होता है वह होता है आपका अनसीन पैसेज का। तो ये मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। तो हम इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि कैसे इनमें से हम अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं
और इनमें हम अपना पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, देखिए तो पहले हम बात करते हैं आपका यहाँ पे पहली पॉइंट आपकी लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया है आपका कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन इसको हम राइटिंग पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, राइटिंग पार्ट भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं? मेनली इसमें लेटर आते हैं, लेटर्स, एप्लीकेशंस आते हैं। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग वगैरह आता है। इसके अलावा भी पोस्टर राइटिंग वगैरह आता है, पैराग्राफ राइटिंग, ये चीज़ें आती हैं। अब इसमें हम कैसे अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं, इसकी बात हम करेंगे। देखिए इसमें मेन जो पार्ट होता है राइटिंग पार्ट का, यानी कि कंपोजिशन का, तो मान लीजिए हमको इसमें ध्यान क्या रखना है बच्चों। देखिए ये जो ऐसे पार्ट होते हैं ना आपके इंग्लिश के, कि ये आपको आसानी से पास करने में हेल्प करते हैं। यानी कि और कोई पार्ट उतना इजी नहीं है जितना कि ये पार्ट आपका कंपोजिशन का और अनसीम पैसेज का। तो आपको हम जो बता रहे हैं, पहले कंपोजिशन की बात बता रहे हैं, तो कंपोजिशन में आपकी जो लेटर राइटिंग है, एप्लीकेशन वगैरह है, इसमें जो मार्क्स होते हैं ना, कई बोर्ड में क्या होता है कि 7 मार्क्स का एक आंसर होता है, कहीं 5 मार्क्स का होता है। इसमें आपके जो मार्क्स होते हैं ना, वो आपको काफ़ी अच्छे से, मतलब बहुत ही सुविधाजनक ढंग से आपको पास कर देता है। यानी कि मार्क्स जो होते हैं ना, काफ़ी बड़े मार्क्स होते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है और आसानी से आप पास हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे पहले लेटर्स की। देखिए तो लेटर्स क्या होता है, मान लीजिए लेटर्स में आपको या एप्लीकेशंस है या कोई भी चीज़ है, कोई भी पार्ट इसका। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? इसमें एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है फॉर्मेट। क्या? ठीक है, तो इसमें आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है। फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। फॉर्मेट से तात्पर्य यह है कि आपने स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, मान लीजिए आप, ये हो गया आपका जो है लेटर राइटिंग। ठीक है, आपको स्टार्ट कैसे करना है, फिर आपको संबोधन जो है उसको फिर एड्रेस कैसे करना है। ठीक है, तो मान लीजिए फिर उसके बाद आपको लिखना है कैसे है। ठीक है, उसकी पैराग्राफ कैसे बनानी है, तो ये आपका, और फिर उसको एंड कैसे करना है। तो ये चीज़ें आपको इसमें जो है ना खास तौर से ध्यान रखनी है। यानी आपको यह पता करना है कि कैसे स्टार्ट करते हैं लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन या रिपोर्ट राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग, कैसे उसको फिर लेकर चलते हैं, कितने रिक्वायर्ड लाइन्स होनी चाहिए, कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको फिर हम किस प्रकार लास्ट में ले जाकर उसको एंड कैसे करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कैसे लिखना है। तो फॉर्मेट आपका जो है ना प्लस पॉइंट है ये बात समझने के लिए। तो आप अगर इसको समझेंगे अच्छे से तो आप इजीली इसमें मार्क्स ले सकते हैं। आपको आगे बताते हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर आपका स्टार्टिंग हो गया, आपने पहले एड्रेस लिखना होता है, फिर यहाँ पर संबोधन करेंगे। तो इसमें लेटर राइटिंग में हम आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपका एक क्वेश्चन है कि आपको एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल को आपने एक शिकायत करनी है। ठीक है, किसकी शिकायत करनी है? टीचर की शिकायत करनी है। टीचर जो है आपको अच्छे से नहीं पढ़ाता है, यानी वो टाइमली आपके यहाँ नहीं आते हैं। ठीक है, आपकी क्लास में। तो अब क्या करना है आपको जब लेटर लिखेंगे आप प्रिंसिपल साहब को, तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए बता रहे हैं आपको, जैसे क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, उसके लिए उसकी शिकायत लिखते हैं। तो लिखेंगे माई टीचर इज़ नॉट गुड। ठीक है, मान लीजिए यह सेंटेंस तो सही है। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। अगर उसके नीचे उसने लिखा, जो मान लीजिए आप वीक हैं, लेकिन इसके नीचे आप लिखते हैं कि ही नॉट कम टाइम, तो यह जो है ना यह राइट सेंटेंस है, लेकिन यह सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या बता चाह रहे हैं आप बता चाहते हैं कि माई टीचर इज़ नॉट गुड, मेरे जो अध्यापक है वो अच्छे नहीं है। ही नॉट कम टाइम, यानी आप बताना चाह रहे हैं कि वह समय से क्लास में नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो आपकी कोशिश को देख रहा है कि आपने कोशिश की है लिखने की, आप ये जान रहे हैं, मतलब वो पहचान ले रहा है आपकी बात को, आपके एक्सप्रेशन को समझ ले रहे हैं। जो एग्जामिनर है वो समझ जाते हैं कि आपने कोशिश की है कि ये बताने की कि टीचर आपके अच्छे नहीं हैं और वो टाइमली क्लास में नहीं आते। तो वह इस बात से पता लगा लेंगे। ठीक है, आपकी इस सेंटेंस से। तो वो क्या सोचेंगे ना एग्जामिनर कि कुछ भी हो, लड़के ने कोशिश तो की है, ट्राई तो किया है उसने किसी भी तरह से, एनी हाउ उसने ये प्रयास किया है बताने का
कि टीचर उसके अच्छे नहीं है, वो समय से क्लास में नहीं आते हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पर है आपके प्रयास का, आपके अटेम्प्ट का। तो ये बात आप अपने ध्यान में बिठा लीजिए कि देखिए, जिस कॉपी में आपने प्रयास किया है वह कॉपी दुनिया की बेस्ट कॉपी होती है। तो इस तरह से एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको कुछ ना कुछ तो वह मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो यह बात आपको बच्चों ध्यान में रखना है कि आपको जो भी लिखना है उसमें कुछ मिस्टेक तो चलेगा। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना होगा। वर्ड लिमिट, मान लीजिए आपके लेटर में अगर बता दिया जा रहा है कि आपको इतने शब्द लिखने हैं या आपको ऐसे में इतने शब्द लिखने हैं, तो आपको वह ध्यान रखना होगा कि आपको उतने वर्ड्स किसी भी तरह से तो लिखने ही होंगे। अब यह नहीं है कि आप कुछ भी उसमें गलत सब अनसीन पैसेज उठा कर भर दीजिए या कुछ भर दीजिए, ऐसा बात नहीं है। आपको लिखना है पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन कुछ मिस्टेक्स चल सकते हैं इन सेंटेंसेस की तरह। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको वर्ड लिमिट पर ध्यान रखना है, आपको अच्छी हैंड राइटिंग बना के लिखनी है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें इसमें कि क्या होता है, थोड़ी सी सीक्रेट की बात है, जैसे मैंने बताया अभी कि एग्जामिनर्स होते हैं ना, यही ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं लेटर राइटिंग वगैरह का, एप्लीकेशन का, अनसीन पैसेज का, जिसमें कुछ झोल होता है। मतलब कि कुछ मार्क्स आपको ऐसे ही उठा के देते हैं, क्योंकि इसमें लूज मार्किंग होती है, उतना ध्यान एग्जामिनर इस पर नहीं देते हैं, वे आपकी बस कोशिश को देखते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी वर्ड लिमिट सही होनी चाहिए। हाँ, रिक्वायरमेंट जितनी भी है, मान लीजिए 10 सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आपको 10 सेंटेंस ही लिखना है, इसके ऊपर नहीं लिखना है। ठीक है, पूरा भर नहीं देना है, पूरा 2-4 कॉपी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं बच्चों कि मान लीजिए आपने एक पेज में आपने लिख दिया पैराग्राफ राइटिंग, तो ये नहीं कि उसके नीचे से फिर लिखना शुरू कर दें एप्लीकेशन भी, फिर उसके नीचे से फिर आपको लेटर भी लिखना शुरू कर दें। आप ऐसा मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पेज में एप्लीकेशन लिखना है, तो वह पेज चेंज कर दीजिए। भले ही नीचे की 8-10 लाइनें बची हों या 5-6 लाइनें बची हों, आपको वह पेज चेंज कर देना है। आपको फिर नेक्स्ट पेज से क्या करना है, लेटर राइटिंग है तो नेक्स्ट पेज से एप्लीकेशन लिखिए, फिर नेक्स्ट पेज से आप पैराग्राफ राइटिंग कीजिए। इस तरह से आपको पेजेस चेंज करते रहना चाहिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए बच्चों, यह तो हम बात कर रहे थे आपके लिए कंपोजिशंस की, राइटिंग पार्ट की, जिसमें आपको हाई मार्क्स दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक की। देखिए, वह है कंपोजिशन, सॉरी यह पार्ट आपका है अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज। देखिए बच्चों, अनसीन पैसेज जो होते हैं ना, यह क्या होता है कि इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं। ये अनसीन पैसेज भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि अनसीन पैसेज पढ़ के आप जो है नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए। ठीक है, और एक होता है कि आप इस अनसीन पैसेज को पढ़ करके उसकी समरी निकालनी होती है। ऐसे बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आपको यह जो अनसीन पैसेज है ना, उसमें कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करने होंगे या कुछ ऐसे ट्रिक्स लगाने होंगे कि आपके अनसीन पैसेज की जो मार्क्स है ना, बेकार ना जाएं। तो चलते हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, अनसीन पैसेज क्या होता है कि जो अनसीन पैसेज होता है, देखिए इसमें कई सेंटेंसेस होते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए आपको आंसर देना है, यहाँ आंसर 1 है, यहाँ आंसर 2 है। ठीक है, तो अनसीन पैसेजेस जो होते हैं ना, इसमें जब सेंटेंसेस जो दिए होते हैं, तो कुछ बच्चे जो वीकर स्टूडेंट्स होते हैं क्या करते हैं, आपको सुनकर हंसी भी आएगी कि कुछ स्टूडेंट्स, मान लीजिए जिसमें कई लाइन्स लिखी हुई है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें क्या करेंगे ना कि वो आंसर तो लिख देंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आंसर तो मान लीजिए आपको देना है तो 1-2 सेंटेंस में दीजिए, क्योंकि ऐसा होता भी है कि अनसीन पैसेज में ज़्यादा लाइन्स नहीं लिखनी चाहिए। आंसर आपको 1 या 2 सेंटेंस में दे देना चाहिए। और उस सेंटेंस को आप कैसे लिखेंगे, वीकर स्टूडेंट्स को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो सेंटेंस दिए गए होते हैं, उस सेंटेंस का आंसर अनसीन पैसेज में से इस तरह से उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, देखकर कि कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि अनसीन पैसेज के कौन से सेंटेंस क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको आंसर देना चाहिए, वह भी 1-2 सेंटेंस में। ये नहीं कि जो है पूरा भर के। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको वे जब मैच भी हो जाता है ना उनका आंसर 1-2 लाइन से, तो क्या करते हैं ना कि वे 4-4, 5-5 सेंटेंसेस का आंसर लिख देंगे, इसी में 4-4, 5-5 लाइन लिख देंगे, उतार देते हैं, पूरा अनसीन पैसेज ही उतार देते हैं। ठीक है, पूरा अनसीन पैसेज उतार देते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि पूरा अनसीन पैसेज नहीं उतारना है। अरे भाई, आपका मैच कर रहा है 2 सेंटेंस, तो 1-2 सेंटेंस आप उतारिए, पूरा अनसीन पैसेज मत उतारने की कोशिश कीजिए, नहीं तो क्या करेगा एग्जामिनर,
पूरा का पूरा आपको कट कर देगा, कुछ मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। तो ये ध्यान दीजिए कि पूरा आंसर पैसेज नहीं उतारना है आपको, बस जो आपका आंसर पैसेज का जो सेंटेंस मैच कर रहा है क्वेश्चन के पार्ट से, बस 1 या 2 लाइन में आप अपना आंसर दीजिए। तो लेकिन कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, सोचते हैं कि अरे पूरा भर के लिख दूंगा तो ये मेरे जो मार्क्स होंगे ना सॉलिड होंगे, यानी कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अपने आंसर को पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए, सॉलिड बनाने के लिए अपने आंसर को वे क्या करते हैं कि पूरा आंसर पैसेज ही उतार देते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आंसर पैसेज में ध्यान रखना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यह बात आपको बच्चों बता दें कि इसमें अगर मान लीजिए सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आते हैं तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं उनको पसीना आ जाता है, तो आप तो बहुत वीक है ना, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये आंसर पैसेज की बात जो है, ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं ना, ये 2 पॉइंट्स इन 2 टॉपिक्स कंपोजिशन और आंसर पैसेजेस, इसमें आप अगर अपना ध्यान लगा देंगे, इस तरह के ट्रिक्स को फॉलो करेंगे आप, तो निश्चय ही आप इसमें पास हो जाएंगे। पासिंग मार्क्स तो आपको इसमें मिल ही जाएंगे बच्चों, ठीक है। अगर तो ये नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे आपके लिए अब। तो यहाँ पर हमने 3 टॉपिक पर बात किया। हैंड राइटिंग, यहाँ पर हैंड राइटिंग बात की मैंने, जिसको मैंने पहले पढ़ाया आपको। फिर मैंने बात की कंपोजिशन की, उसके बाद फिर आंसर पैसेज की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे यहाँ पे आपकी जो है ग्रामर की, ठीक है, ग्रामर की। तो ग्रामर ऐसा पार्ट है बच्चों ना आपके इंग्लिश का जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम आपको टिप्स नहीं दे सकते, क्योंकि यह ग्रामर पार्ट में रूल्स होते हैं, और रूल्स समझना तो टेढ़ी खीर होती है ना, यानी रूल्स को आप फॉलो करेंगे, उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब रूल्स समझ में आते हैं। तो इसमें मान लीजिए आपने कभी कभार कोई रूल्स 2-4 पढ़ लिए होंगे अगर अब तक, तो आपको ये हेल्प दे सकते हैं, कुछ न कुछ मार्क्स तो आपको दे सकते हैं। मान लीजिए 1.2 ये आ सकता है या 1 मार्क्स भी आ सकता है, इसमें कुछ न कुछ तो आपको मिल सकता है। लेकिन ग्रामर एक ऐसा पार्ट है इंग्लिश का जो कि काफ़ी सॉलिड पार्ट होता है, और इसमें आपको ट्रिक्स काम नहीं देने वाले। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की, और वह होगा आपका जो है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये आपका जो है 5वां टॉपिक है, 5वां पॉइंट है क्वेश्चन आंसर का, जो आपके बुक में लिटरेचर होता है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिसको आप आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी लर्न करके कुछ बच्चे लिखते हैं, कुछ बच्चे उसको समझ करके अपनी लाइन से, अपने इमेजिनेशन से किसी भी तरह से वह सेंटेंस बनाते हैं और लिखते हैं आंसर। तो इसमें भी काफ़ी जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जो जिन्होंने पढ़ा है वास्तव में, वे इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चों, तो क्वेश्चन आंसर में आपको एक काम भी बता देते हैं। मान लीजिए आपके इंग्लिश बुक में मान लीजिए 12 चैप्टर है, मान लीजिए 12 चैप्टर्स हैं यहाँ पर, और आपने एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी एक चैप्टर से याद कर लिया है, तो हो सकता है मे बी कि आपके ये 1-2 आंसर जो आपने रटे रखे हैं, जो आपने लर्न करके रखे हैं, वे यहाँ पर काम दे दें और आपको इसमें कुछ मार्क्स मिल जाए, हो सकता है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो इस तरह से आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अपने आप को सफलता दे सकते हैं। हालांकि आप तो पास तो सिर्फ इसी हो सकते हैं, ये जो 3 पॉइंट है हैंड राइटिंग, कंपोजिशन और आंसर पैसेज से पास हो सकते हैं। लेकिन अगर इस 2 पार्ट में, 2 पॉइंट में, ग्रामर में और क्वेश्चन आंसर में इस तरह कुछ भी आपने पढ़ लिया है, तो आपको उसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे ना, उसमें कुछ इजाफा हो जाएगा, यानी आप थोड़ा सा अच्छे ढंग से पास हो जाएंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। कुछ दिन के बाद मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा, आपको गेस करके बताऊँगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको निश्चय ही सफलता दिलाएंगे आपके इंग्लिश पेपर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड टिल देन आई विल मीट यू फॉर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।